आज हम लोगों को बात करना है क्या, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में। अभी तक जो हम लोग वेक्टर के बारे में जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर अपने को गिवन होगा तो उस वेक्टर का दो चीज हम लोग आराम से पता कर सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब किसी भी वेक्टर के लेंथ से होता है और डायरेक्शन का मतलब कि वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली कितना एंगल बना रहा है उस चीज से होता है। मैं पिछले दिन तक आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई भी वेक्टर अगर वेक्टर आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड जो हम लोग लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिखते थे। वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल बना रहा है तो कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिखते थे। और अगर जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है तो कॉस गामा इक्वल टू जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिखते थे। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था क्या कि किसी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं आपको सिंपल सा बात बताया था क्या कि यूनिट वेक्टर आर कैप, इसका मतलब क्या होता है कि यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर। अलोंग वेक्टर आर का मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं क्या कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, कि मतलब कोई वेक्टर आर अगर गिवन है तो इस पार्टिकुलर वेक्टर आर के डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको क्या बोलेंगे, आर कैप। और आर कैप निकालने के लिए जो मैंने आपको जुगाड़ बताया था वो क्या बोला था कि किसी भी वेक्टर में जब उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जस्ट लाइक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन का केवल हमको मैग्नीट्यूड पता होता है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन पता, लेकिन उसके बारे में ये जानकारी होती है कि ये इसके साथ चल रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि किसी वेक्टर के अलोंग चल रही है, इसके डायरेक्शन में चल रही है। इसका मतलब क्या कि किसी गिवन वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब डायरेक्शन में लग रहा है तो अगर हमको किसी भी वेक्टर को लिखना होता था तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इस मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते थे, यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे तो वेक्टर मिलता था। जैसे कि आपको मैं दिखाया था कि फोर्स इक्वल टू, कल अगर कहीं पर 10 न्यूटन दिया हुआ हो और कहे कि ये वेक्टर आर के लॉन्ग लिखना है और आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इस फोर्स को जो वेक्टर फॉर्म में लिखते थे वो 10 टाइम्स क्या करते थे, आर कैप। इतने बातों में मेरे ख्याल से आपको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम लोग किसी भी वेक्टर का बात करें तो आपको मैं सिखाया था दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, जिसमें मैं पहला कॉन्सेप्ट आपको दिया था क्या कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा बात कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर हमको फाइंड करना है तो पहला काम क्या करना था, हेड से हेड को ज्वाइन करना या फिर टेल से टेल को ज्वाइन करना। कैसे, तो पैरेलल शिफ्ट करके। और दोनों के बीच में जो छोटा एंगल होगा उसी को हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पर हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया था और आज इसमें हम लोग दो चीज और मेंशन करेंगे क्या, कि दो चीज और मेंशन करेंगे क्या, कि एक बात किए थे किस पर, तो एक बात किए थे किस पर, तो पैरेलल शिफ्टिंग पर, कि पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा बात हम लोगों ने क्या किया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब भी आपको निकालना था तो हम लोगों ने क्या कहा था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब भी आपको निकालना था तो मैंने क्या कहा था कि ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल। और दोनों के बीच का जो छोटा एंगल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो थीटा का मिनिमम वैल्यू होता था ये 0 डिग्री और जो मैक्सिमम वैल्यू होता था वो कितना, 180 डिग्री। इतनी जानकारी मैंने आपको पिछले दिन तक दी थी। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि आज हम लोगों को थोड़ा सा ऑर्डर समझना पड़ेगा, जिसमें हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्या, टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्या, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। और इस वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में, इस वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में आज हम लोग सबसे पहला बात जो शुरू करेंगे, ये सबसे पहला बात हम लोग शुरू करेंगे, पहला लॉ, जिस लॉ का नाम है क्या, जिस लॉ का नाम है क्या, जिस लॉ का नाम है क्या,
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका नाम है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग 11th क्लास में जब थे तब ये पढ़े होइएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को समझना है, सीखना है, कैसे अप्लाई करना है, जो भी सीखना है। क्यों कि अभी से लेकर के जब तक हम लोग पढ़ेंगे तो बार बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर हमको ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर हमको वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर उसको हम लोग समझते हैं, और फिर इसके कैलकुलेशन पर हम लोग जाएंगे। देखिए कि कभी कभी होता है क्या चीज, कि मान लो कि एक ब्लॉक है अपने पास, और इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगे, एक फोर्स मान लो कि इधर की तरफ लगे F1, और एक फोर्स मान लो कि F2 लगे इस डायरेक्शन में। तो जब दो फोर्स लगेगा, मान लो कि ये ब्लॉक है, इसको रस्सी से बांधे और दोनों तरफ खींचना शुरू किए, तो इसके जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से ये आगे जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि दो फोर्स, दो वेक्टर अगर इस पर अलग अलग काम कर रहा है तो रिजल्ट ना तो इसके तरफ है ना तो पूरा का पूरा इसके तरफ है, रिजल्ट कुछ अलग ही डायरेक्शन में। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट के सेंस में ही आपको देखना है क्या, कि यदि दो वेक्टर अप्लाई करता है किसी पार्टिकुलर एंगल पे, तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे काम करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि भाई अगर इस ब्लॉक पे मान लो कि दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर से 5 न्यूटन का और एक फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का। मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लॉक पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो आप एक बार में कहेंगे कितना, 15 न्यूटन का, और उसी डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आपसे पूछूं क्या कि कोई एक दूसरा ब्लॉक है, इस दूसरे ब्लॉक पे एक फोर्स इधर से लग रहा है 25 न्यूटन और एक फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि रिजल्टिंग फोर्स क्या है, तो तुम सीधे सब्ट्रैक्ट कर लोगे और कहोगे क्या कि 10 न्यूटन लग रहा है, और 10 न्यूटन लग रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। 10 न्यूटन लग रहा है किसके डायरेक्शन में, बड़े वाले के डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं आपसे तीसरी बात है ये भी जिक्र कर दूं क्या, कि दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है मान लो इधर के तरफ, और ये लग रहा है कितने का, 10 न्यूटन का, और एक फोर्स यहां से राइट एंगल पे लग रहा है कुछ भी 20 न्यूटन का, 90 डिग्री पे है, तब भी तुम पैथागोरस लगा करके कह दोगे कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अच्छा, बोले 15 ही थे क्या? चलिए ठीक है। अब देखिए कि ये पार्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग रिजल्टेंट निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर कह दे क्या कि ये फोर्स 60 डिग्री पर लग जाए, एक F इधर और दूसरा F2 इधर, इस दोनों के बीच का एंगल हो कितना, 60 डिग्री। अब कैसे निकालेंगे? तो अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता है। तो इस उपाय को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं। मैं आपको पिछले दिन भी बताया था, जब वेक्टर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कि डिस्प्लेसमेंट में 4 और 3 को हम लोग जोड़ते थे तो एक बार 7 आता था, एक बार 1 आता था, एक बार 5 आता था। तो अब कब कितना आएगा उसका रूल बनाने का टाइम आ गया है, और उसी रूल को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, और इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग बात करेंगे एक एक स्टेटमेंट का, एक एक कैलकुलेशन का, और सीखने पर पूरा का पूरा ध्यान देंगे। वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर का। बात समझ में आ रहा है कि एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, कहता है क्या कि इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर एंड आर द टू adjacent side of a triangle। क्या कहता है कि दो वेक्टर यदि सेम ऑर्डर में है और किसी भी ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड है, देन their resultant will be the third side of that triangle
थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। क्या कह रहा है कि यदि दो वेक्टर है, यदि दो वेक्टर है और दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में है, तो पहला वर्ड है यहां पर क्या सीखना आपको कि सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर और ये अपोजिट ऑर्डर, दो बातें यहां पर होती है कि सेम ऑर्डर का मतलब क्या है और अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, इसको आप सीखिएगा। देखिए कि अगर मैं वेक्टर का बात करूं तो वेक्टर के पास एक तो हेड है और दूसरा क्या है, टेल है। एक है ये आपका टेल और ये है क्या आपका हेड। यहां से किसी दूसरे वेक्टर को रखने का अपना एक तरीका क्या हो सकता है कि इसके माथा से माथा को भिड़ा दें, ठीक ना। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसके माथा पर दूसरे का पैर रहे, इसके माथा पर दूसरे का पैर रहे, इसके माथा पर दूसरे का पैर रहे, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि ये सेम ऑर्डर में। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, कि किसी का भी माथा से माथा नहीं टकराना चाहिए और किसी का भी पैर से पैर नहीं टकराना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये सारे वेक्टर्स किस में है, सेम ऑर्डर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये कहानी है किसकी, ये कहानी है किसकी, सेम ऑर्डर की। और सेम ऑर्डर में ही हम क्या करें कि किसी एक वेक्टर को पकड़ें, किसी एक वेक्टर को पकड़ें और करें क्या कि इस पूरी कहानी में देखो अभी तक सेम ऑर्डर में कहानी चल रही है, लेकिन हम एक को क्या किए, एक को हम ऐसे पलट दिए कि इसका पैर से पैर भी टकरा रहे और इसका माथा से माथा भी टकरा रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस पूरे सीरीज में जो ये पार्टिकुलर वेक्टर है, ये पार्टिकुलर वेक्टर किस में है, अपोजिट ऑर्डर में। तो आपको अपोजिट ऑर्डर का मतलब सिंपल सा बात एक लाइन में याद रखना है कि अगर किसी वेक्टर का हेड से हेड टकरा गया और टेल से टेल टकरा गया तो वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, और अगर एक सीक्वेंस में है सारा का सारा तो वो किस में होगा, सेम ऑर्डर में होगा। तो देखिए कि अपने पास क्या क्या रहा है, कह रहा है क्या कि इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या कि दोनों का माथा से माथा या दोनों का टेल से टेल टकराना नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए इसका मतलब दो वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये। इस वेक्टर का नाम हम रख लेते हैं क्या, वेक्टर ए, और इस वेक्टर का नाम हम क्या रख लेते हैं, देखिए दो वेक्टर है सेम ऑर्डर में है, इसमें कोई दिक्कत है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है क्या, एंड आर द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का ये दो लगातार साइड दिख रहा है आपको, तो कहता क्या है कि इस दोनों का देन देयर रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड। अब ध्यान दीजिएगा कि थर्ड साइड का मतलब हुआ क्या, थर्ड साइड का मतलब हुआ क्या कि ये वाला इसका तीसरा साइड है, दिख रहा है कि नहीं। ये तीसरा साइड जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, और ये कह रहा है क्या कि थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दैट ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में रखना है। इसका मतलब कि अगर हम वेक्टर दें तो अपोजिट ऑर्डर में रखेंगे, तो एक ऐसा वेक्टर लगाएं जिसका हेड यहां हेड से टकराए और टेल यहां टेल से टकराए। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब क्या कि जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, और इस रिजल्टेंट को हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। क्या कह रहा है कि यदि दो वेक्टर हो सेम ऑर्डर में हो, ए और बी सेम ऑर्डर में है, किसी ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड हो, दो एडजेसेंट साइड है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, और तीसरा साइड जो होगा वो किस में होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। और इसी पूरे कहानी को हम लोग जो मैथमेटिकली लिखते हैं वो मैथमेटिकली लिखते हैं क्या, अपोजिट ऑर्डर वाला बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सेम ऑर्डर वाला। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको जब भी किसी भी तीन वेक्टर से आपको दिखे कि ट्रायंगल बन रहा है और उसमें कोई एक दिखे अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या कि जिसका हेड से हेड और टेल से टेल मिल रहा है, तो वो अपोजिट ऑर्डर वाला बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस स्टेटमेंट को आपको बहुत ही सावधानी से याद करना है। अब देखिए कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अप्लाई कैसे करेंगे ट्रायंगल लॉ को, तो ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करने के लिए कि मान लीजिए कि मैं कोई सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, मैं कोई सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कुछ इस तरह से, और इसमें तीन वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। इस तीनों वेक्टर में मैं इसका नाम रखता हूं वेक्टर ए, मैं इसका नाम रखता हूं वेक्टर बी, और मैं इसका नाम रखता हूं वेक्टर सी। आप बताइए कि इस तीनों ए बी सी में अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है, इस तीनों में अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है, वेक्टर वेक्टर सी है अपोजिट ऑर्डर में भाई। इसका मतलब सी इक्वल टू जो सेम ऑर्डर में है ए और बी,
उसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए एक और सिचुएशन मैं आप लोगों के सामने में रखता हूं कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है अपने पास, मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है अपने पास, मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है अपने पास, और इसमें मैं इस वेक्टर का नाम रख रहा हूं P, इस वेक्टर का नाम मैं रख रहा हूं Q, और इस वेक्टर का नाम मैं रख रहा हूं वेक्टर R। आप बताइए कि इस P, Q और R में सेम ऑर्डर में कौन सा है? सेम ऑर्डर में कौन सा है? P और सेम ऑर्डर में है। Q का तो माथा से माथा टकरा रहा है, तो ये सेम ऑर्डर में। आपको देखना है कि इस दोनों में कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका हेड से हेड भी टकरा रहा है और टेल से टेल भी। तो ये कौन सा वेक्टर है? इसका मतलब Q अपोजिट ऑर्डर में है और बाकी का ये दोनों P और R जो है ये किस ऑर्डर में है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग लिखते हैं क्या भाई, अपोजिट ऑर्डर वाला जो होगा वो बाकी दो के सम के बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कैसे अपोजिट ऑर्डर पहचानना है? तो देखना है तीनों वेक्टर में कि किसका हेड से हेड टकराया, किसका टेल से, जिसका हेड से हेड और टेल से टेल टकराया वो हो गया अपोजिट ऑर्डर में, और जो बाकी का बच गया वो किसमें? सेम ऑर्डर में। आप इसमें देखो कि यहां पर इसका टेल से टेल टकरा रहा है और यहां पर इसका हेड से हेड टकरा रहा है, तो दोनों में जो कॉमन वेक्टर है वो कौन सा है? इसका मतलब C अपोजिट ऑर्डर में है और ये C दोनों के सम के बराबर में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और सिचुएशन देखिए आप, एक और सिचुएशन आप देखिए कि मान लीजिए कि अपने पास कुछ इस तरह का वेक्टर है और कुछ इस तरह का वेक्टर है, तो इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें आप बताएं मुझे कि ये वाला जो कहानी है इसमें कौन सा सेम ऑर्डर में है और कौन सा अपोजिट ऑर्डर में है? ये सारा का सारा सेम ऑर्डर में है। तो जब भी सेम ऑर्डर का वेक्टर साइक्लिक बनाए, जब भी सेम ऑर्डर का वेक्टर साइक्लिक बनाए, मान लो कि इसका नाम रखे हम लोग A, इसका नाम रखे B, इसका नाम रखे C, तो हम लोग सिंपली कहते हैं सेम ऑर्डर में अगर साइक्लिक बने तो हम लोग कहते हैं क्या कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0। इसको ध्यान में कैसे रखना है? तो ये कैसा है? तो ये चीज जो है सो सेम ऑर्डर में कैसा निर्माण हो रहा है? तो साइक्लिक निर्माण हो रहा है, और साइक्लिक निर्माण में रिजल्टेंट कितना होगा? 0। मान लो जैसे मैं तुमको बताया था क्या कि भाई दुनिया में दो रिश्ते हैं जो कभी तुमको काम के नहीं कहेंगे, एक वाइफ अपने हस्बैंड को, दूसरी सास अपनी, हाँ छोड़ना किसी को नहीं है छोड़ना किसी को नहीं है। अब देखो कि हमको अगर मेरी वाइफ निकम्मा कहती है और कहती है कि सुबह घर से गए थे और शाम को घर आए, तो मान लो कि ये पॉइंट मेरा घर है भाई, तो हम इस घर से गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से वापस घर गए, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? इसका मतलब A प्लस C प्लस B इक्वल टू कितना? तो मेरी वाइफ तो ठीक ही कह रही थी ना कि हम निकम्मे हैं, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? तुरंत ये वर्क डन निकाल के दिखा देगी, F इंटू एस, फोर्स कुछ भी लगाए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क डन कितना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर जब भी साइक्लिक ऑर्डर का निर्माण हो रहा हो तो हम लोग सीधे सीधे क्या कहेंगे कि इसका रिजल्टेंट कितना है? 0 है। इस चीज को डिटेल में हम लोग अभी जब पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ उसमें देखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी फिलहाल बात करते हैं कि यदि हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर A और वेक्टर B, तो हमको क्या क्या चीज पता होगा इस पर जरा सा ध्यान दीजिए। अगर हमको वेक्टर A का मैग्नीट्यूड पता हो, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड पता हो और वेक्टर A और B के बीच का एंगल पता हो, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये मुझे जरा सा आप निकाल करके दिखाइए। तो इसको निकालने के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर हम लोग बढ़ेंगे, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बढ़ेंगे तो बहुत ही आसान सा चीज है, आप धीरे धीरे अगर सीखने का कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से सीख भी जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मैं उम्मीद करूं कि अभी तक आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको बस केवल ये देखना है कि अगर कहीं भी ट्रायंगल का निर्माण बन रहा है तो हमको अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर ढूंढना है और बाकी दो सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर में करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन ट्रायंगल दिखने वाले में सारे के सारे सेम ऑर्डर में होते हैं, तो अगर साइक्लिक निर्माण हो जाए तो हमको रिजल्टेंट कितना लिखना है? 0। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम लोग मान के चलें क्या कि अगर हम लोग मान के करें क्या कि इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B, मान लेते हैं क्या कि अपने पास दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B, हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जो है हैविंग मैग्नीट्यूड
ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है कितना, आर एट एन एंगल थीटा, आर एट एन एंगल थीटा, ये दोनों जो है वो किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा पर सिचुएटेड है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं क्या, आर सिचुएटेड एट एन एंगल थीटा एंड आर द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। हम ये भी बात मान रहे हैं क्या कि जो ए और बी है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी है वो थीटा एंगल पर सिचुएटेड है और ये दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड है इन सेम ऑर्डर, जो दोनों किस में है, सेम ऑर्डर में है। तो बेटा ये बताओ कि अगर मुझे वेक्टर ए को मैं ऐसा मान लूं और वेक्टर बी को मैं अगर कुछ ऐसा मान लूं तो इस दोनों के बीच का एंगल थीटा भी है। ये एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों सेम ऑर्डर में दिख रहा है कि नहीं। तो देखो कि दो चीजें अपनी क्लियर हो रही है यहां से, क्या कि ये एडजेसेंट साइड भी है और ये सेम ऑर्डर में भी है। इस वेक्टर में से एक का नाम मैंने रखा है क्या, वेक्टर ए, और एक का नाम मैंने क्या रखा है, वेक्टर बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको क्या कह रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर ए है इसको हम लोग ए के बराबर में बोले हैं, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है इसको हम लोग किसके बराबर में बोले हैं, इसको हम लोग बी के बराबर में बोले हैं। जरा सा ध्यान देना, अगर मैं इस तीनों पॉइंट का नाम मैं कुछ भी रख लूं, ओ पी और क्यू, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ कौन सा है, ये लेंथ है कौन सा, ओपी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ये लेंथ है कितना, ये लेंथ है कितना, पी क्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ कितना, ओपी, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ कितना, पी क्यू। अब देखो कि ये दोनों काम भी हो गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी है, ये काम भी मैंने क्लियर कर दिया। अब सवाल उठता है क्या कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया। लेकिन ये कहानी कर दी हम लोग, क्यों गलत कर दिए, तो कल मैंने आपको बताया था क्या कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखने से पहले आपको ये देखना है कि दोनों का हेड से हेड या टेल से टेल जुड़ा है कि, तो यहां देखिए तो हेड से हेड जुड़ा है, टेल से टेल जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो हमको पैरेलल शिफ्टिंग करके हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हेड से हेड को या टेल से टेल को जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम इस ओपी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करने का कोशिश कर रहे हैं आगे के तरफ, और इसको मैं बोल देता हूं क्या, वेक्टर ए। इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, तो ये वेक्टर ए, तो ये भी कितना वेक्टर, क्योंकि दोनों का सेम लेंथ है और डायरेक्शन भी क्या है। अब देखिए कि दोनों के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये वाला और एक दूसरा एंगल जो बन रहा है, ये दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। इस दोनों में छोटा कौन सा, अंदर वाला कि बाहर वाला, तो जो छोटा एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। तो इसका मतलब कि जो थीटा का वैल्यू गिवन है वो वैल्यू कहां पर है, यहां पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है क्या कि यदि दो वेक्टर ए और बी सेम ऑर्डर में हो, ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड हो, तो इस दोनों ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो आर होगा, वो इससे बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा, तीसरा साइड होगा और अपोजिट ऑर्डर में। तो बताओ तो कि जो तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा भाई, उसको ऐसे कर दूं क्या, ऐसे कर दूं क्या, नहीं करूं, क्योंकि अपोजिट ऑर्डर में नहीं है। अपोजिट ऑर्डर में रखने के लिए टेल से टेल टकराना चाहिए और हेड से हेड टकराना चाहिए। बातें समझ में आई कि नहीं आई। इसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और अगर हम लोग लिखें तो यहां पर देखेंगे क्या कि जो अपना डिस्टेंस ओ क्यू होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होगा, जिसको हम लोग आर एज्यूम करेंगे। इतनी बातें समझ में आई है कि नहीं आई है। अब हमको देखिए कि वेक्टर ए गिवन था, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए पता रहेगा। वेक्टर बी गिवन था, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमको पता, ए और बी के बीच का एंगल हमको गिवन है, थीटा पता रहेगा। मतलब हमारे पास जो नोन क्वांटिटी है, ये नोन क्वांटिटी केवल है कौन सा, जो चीजें हमारे जानकारी में है
वो है केवल ए, बी और थीटा। ये तीन चीज केवल जानकारी में है, मुझे आर के बारे में अभी नहीं पता कि आर कितना बड़ा होगा। अब अगर ये रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकले, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकले, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पर हम लोगों को काम करना है। तो इस पर काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कि Q से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इस परपेंडिकुलर का नाम हम रख लेंगे कुछ भी M। बात समझ में आ रहा है? आपको यहां से दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक छोटा ट्रायंगल PMQ और एक बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा OMQ। बात समझ में आ रहा है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल हमको थीटा गिवन है। हम बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको देखिए कि ना तो QM लेंथ पता है और ना तो PM लेंथ पता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम थोड़ा सा अगर बेसिक ट्रिगो का यूज करेंगे तो हमको QM और PM पता चल जाएगा। तो अगर हम लोग यहां से बात करना शुरू करें क्या, अगर हम लोग यहां से बात करना शुरू करें क्या कि फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, की मतलब रिजल्टेंट का जो है सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर हम लोग बात करें तो कैसे कैलकुलेशन किया जाए, तो सबसे पहले आप देखिए कि छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? PMQ में। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग जब बात करेंगे इन ट्रायंगल PMQ में, हम लोग बात करेंगे कहां पर? इन ट्रायंगल PMQ में। तो PMQ में देखो तुम कि हमको बेस भी पता नहीं है, हमको परपेंडिकुलर भी पता नहीं है, बस हमको हाइपोटेन्यूज पता है। तो बेस निकालने के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन देखेंगे जो कि कॉस देता है, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन देखेंगे जो कि साइन देखा है। मतलब इस ट्रायंगल में हमको एक बार साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा लगाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग पहली बार में लगाते हैं क्या? साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं P/H, यानी कि QM अपॉन QP लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो QM अपॉन QP जब लिखेंगे तो आप देखिए कि QM हमको नहीं पता है, लेकिन QP के बारे में हमको पता है कि ये QP जो है वो किसके बराबर में है? B के बराबर में है। तो इसमें अगर हम इस वैल्यू को डाल दें साइन थीटा इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा? QM अपॉन QP के जगह पर कितना लिख लें? B को अगर इधर लेके आ जाए तो QM इक्वल टू अपना निकल जाएगा कितना? B साइन थीटा। अब जरा सा देखिए कि B हमको पहले से पता था, थीटा हमको पहले से पता था, तो भाई QM पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब इसी ट्रायंगल में हम लोग एक बार लगा रहे हैं क्या? इसी ट्रायंगल में एक बार हम लोग लगा रहे हैं क्या? कॉस थीटा इक्वल टू, और जो कॉस थीटा होता है अपना भाई, ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है कितना? PM, और हाइपोटेन्यूज है कितना? PQ। कितना लिखेंगे? PM अपॉन PQ। कॉस थीटा कितना लिखना है? PM अपॉन कितना? PQ। जरा सा ध्यान से देखिए भाई यहां भी कि अगर कॉस थीटा अपने को पता है, PM अपने को नहीं पता है, लेकिन PQ के बारे में पता है कि ये कितना है? B है। अब B को फिर से इधर लेके आ जाएंगे तो अपने पास एक टर्म बचेगा PM इक्वल टू कितना? B कॉस थीटा। और यहां से देखो कि हमको PM और PQ दोनों का वैल्यू पता चल चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब इस दोनों का वैल्यू पता चल चुका है तो इस दोनों वैल्यू को हम बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है OQM, ये OQM एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का OQ हाइपोटेन्यूज है, जिसका OM बेस है और जिसका MQ क्या है? परपेंडिकुलर। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होइएगा, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल OQM में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो जब बड़े वाले ट्रायंगल OQM में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से आएंगे, इन ट्रायंगल OQM, इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो अप्लाई करेंगे क्या? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। और जब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आते हैं क्या कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज है कितना? OQ। तो क्या लिखेंगे कि जो OQ का स्क्वायर होगा
वो इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस है कितना ओ एम और बेस है कितना ओ एम और प्लस ये है कितना क्यू एम, इस दोनों का क्या स्क्वायर, यही है क्या पैथागोरस थ्योरम। अब इस पैथागोरस थ्योरम में देखिएगा कि हम लोग इस ओ एम को जरा सा ध्यान से देखिए और इस ओ एम को इस डायग्राम में देखिए। ओ एम यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है। इस पूरे ओ एम को मैं अगर ओपी प्लस पीएम लिख लूं तो आपको कोई आपत्ति क्या? इस पूरे यहां से यहां तक, यहां मान लो कि यह है अपना बिहार, यह है यूपी और यह है दिल्ली, तो बिहार से दिल्ली के डिस्टेंस को अगर बिहार से यूपी का डिस्टेंस प्लस यूपी से दिल्ली का डिस्टेंस लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। तो इस ओएम को मैं ओपी प्लस पीएम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो जब मैं लिखूंगा तो देखिए कि आपके ओ क्यू को हम लोग ओ क्यू ही रहने देते हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए कि ये ओ एम है, इस ओ एम को मैं लिखने जा रहा हूं ओपी प्लस पीएम, और इस ओ एम को जब हम लोग लिखेंगे ओपी और प्लस पीएम तो इसको हम लोग ओपी प्लस पीएम और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर और प्लस, आप देखिए कि जो है अपना परपेंडिकुलर वो है कितना क्यू एम, तो इस क्यू एम का भी क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा देखिए ये ओ क्यू ओपी पीएम और क्यू एम, ये सारी चीजें हमको क्यू एम पता है, पीएम पता है और पीछे से हमको ओपी पी क्यू ओ क्यू ये सब चीजें पता है। इस सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से पुट करने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जब पुट करने का कोशिश करेंगे तो आइए पुट करते हैं। ओ क्यू है, आप बताइए मुझे कि मैं ओ क्यू के जगह पर आर लिख दूं क्या, और यही आर हमको निकालना है। तो ओ क्यू के जगह पर अगर हम लोग आर लिखेंगे तो ये जो रिजल्ट हो जाएगा आपका, ये रिजल्ट हो जाएगा कितना आर स्क्वायर इक्वल टू ओपी, देखिए क्या है ओपी, आप देखिए क्या है, तो ओपी आपका किसके बराबर में है ए के बराबर में, तो ओपी के जगह पर ए लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस पीएम को देखिए किसके बराबर में है, पीएम बी कॉस थीटा के बराबर में है, तो पीएम के जगह पर हम लोग बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस क्यूएम, आप देखिए कि आपका जो क्यूएम है वो किसके बराबर में है बी साइन थीटा के बराबर में, तो प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इतनी कहानी में किसी को कोई कष्ट है? अगर नहीं कष्ट है तो यहां से जोड़ घटाव करिए और काम हो जाएगा। देखिए कैसे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू इसको ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए और बी के जगह पर कितना है बी कॉस थीटा और प्लस ये कितना है आपका बी साइन थीटा का कितना होल स्क्वायर। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पर ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये छठा क्लास में एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो आप देखिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपने जगह ठीक है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये बी का भी स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा, प्लस ये 2ab कॉस थीटा अपने जगह पर सही है, और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो बी स्क्वायर भी और साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करेंगे अब, तो जब अरेंजमेंट करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को रहने दो यहीं पे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिखते हैं, और प्लस 2ab कॉस थीटा जो है अपना, ये 2ab कॉस थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। इतना में कोई आपत्ति है क्या? कुछ नहीं किए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उठा से यहाँ बीच में घुसा दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगर बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है क्या, और प्लस कितना 2ab कॉस थीटा, और 2ab कॉस थीटा जब यहाँ पे लिख लेंगे भाई तो ये फॉर्मूला 10वीं क्लास में बहुत ही फेमस फॉर्मूला था। ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर में, और जब 1 से बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब देखिए कि यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो आर इक्वल टू इधर बड़ा सा छाता डलेगा कि नहीं,
स्क्वायर हटेगा तो रूट डलेगा, और इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बताओ कि इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने आपसे एक सस्पेंस क्रिएट किया था पीछे कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर देते थे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन किसी पार्टिकुलर एंगल पे हो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अच्छा वो इरेज हो गया है। तो अगर किसी पार्टिकुलर एंगल पे रहे, चाहे सेम ऑर्डर में रहे, तो सेम डायरेक्शन में रहे, अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, 0 डिग्री। आपको कल बताए थे कि यदि दो वेक्टर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा बराबर कितना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री, और किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे रहे तो थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो हमको ए पता था, पहला फोर्स पता था, बी पता था, दूसरा फोर्स पता था, और दोनों के बीच का एंगल भी अगर पता हो तो हम आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इसमें जो दो वेक्टर अपना गिवन है, वो दो वेक्टर अगर गिवन है ए और बी, तो इसका वैल्यू हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ए और बी का एंगल हम बदल सकते हैं। जैसे मान लो क्या कि हम किसी काम को करने गए हैं, काम है ये कि एक ब्लॉक है अपने पास, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास है, और इस ब्लॉक में हमको रस्सी बांध करके खींचना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब रस्सी बांध करके खींचना है हमको आगे के तरफ, तो मैंने इसमें किया क्या है, मैंने इसमें किया क्या है कि एक रस्सी बांधा है और खींच दिया है। कितना फोर्स से, एफ फोर्स से। अब मैंने एक दूसरे लड़के को बुलाया और बोला कि तुम थोड़ा सा मेरा इसमें मदद करो, तो मदद करो, लेकिन वो लड़का है शैतान टाइप का, वो आता है कि ठीक है हम आपका हेल्प कर रहे हैं, लेकिन चाहता है कि वो हमको तंग करे। बात समझ में आ रहा है? तो तंग करे तो वो क्या करता है कि इस ब्लॉक में एक और रस्सी बांधता है और एक और रस्सी बांध के खींचता है, लेकिन वो खींच के अब क्या करता है, चारों तरफ ये घूमने लग जाता है। बात समझ में आ रहा है कि खींच भी रहा है और चारों तरफ घूम भी रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा मदद करे, तो मेरा मदद करने के लिए ये इस डायरेक्शन में खींचेगा तब करेगा, और अगर ये चाहेगा कि लड़ाई कर ले, इसको नहीं खींचने दे, मेरा अपोनेंट पार्टी है, तो वो किस में खींचेगा। तो मैं आपसे चाहता हूं क्या कि मेरा और इसका जो फोर्स है वो कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रहा है कि मेरा और इसका फोर्स, आप देखिएगा कि मेरा और इसके फोर्स का अगर हम लोग बात करें तो यहां पर है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, घूम रहे हैं थीटा बढ़ रहा है 90 डिग्री पे गया, घूम रहे हैं 180 डिग्री पे आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं चाहता हूं कि इस 0 से 180 के बीच में ये आदमी कब मैक्सिमम रिजल्टेंट देगा और कब मिनिमम रिजल्टेंट देगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर चर्चा करना चाहें तो आप ध्यान से देखिएगा क्या कि फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब हम लोग बात करेंगे क्या, जब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, कि फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, कि हमको जो रिजल्टेंट चाहिए वो रिजल्टेंट कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट तब मिलेगा भाई जब दोनों आदमी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों किस डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। इसका मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। अब देखो कि जो रिजल्टेंट का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा के जगह पर कितना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 1 होता, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू कितना। आप जरा सा ध्यान से देखिए तो ये वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम लोग भाई बहुत ही सावधानी से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अगर आपको इतना बात पता चल चुका है कि हम लोग मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, तो इस मैक्सिमम को हम लोग आर मैक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो कि यहां पर बहुत सा तरीका है सीखने का। यहां मैथमेटिकल चीजों में लोग सीधे स्क्वायर से रूट को हटा देते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स रियल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर को क्या हम प्लस एक्स लिखें, क्या हम माइनस एक्स लिखें, क्या हम प्लस माइनस एक्स लिखें, तीनों में से कौन सा सही है? ये तीनों का तीनों ही ब्लंडर मिस्टेक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये कहानी हम लोग केवल 10वीं क्लास तक करें तो ज्यादा अच्छा है। आप देखिए यहां से कि एक कॉन्सेप्ट आता है मैथमेटिक्स का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि अगर रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर है तो इसको आप लिखिए क्या, मॉड एक्स, और मॉड एक्स इक्वल टू होता है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होता है माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। बात समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रहेगा तो 0 से बड़ा रहेगा तब इसको x लिखेंगे, और अगर x का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तो माइनस x लिखेंगे, और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? x वेरिएबल है, अगर प्लस माइनस x लिखेंगे, प्लस x लिखेंगे या माइनस x लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के लिए ये पूरी कहानी उल्टी पड़ जाएगी। जैसे आप देखिए कि अगर रूट अंडर 1 है तो रूट अंडर 1 को आप कितना लिखते हैं, लेकिन मैं कहूं कि बेटा इस रूट अंडर 1 को लिखो -1 इंटू -1, कोई गलत है क्या? इसमें कोई गलती नहीं है। आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट में 2 में से एक कॉमन लेते हैं, मैं लिखूंगा -1, आपको कोई दिक्कत है? तो गलती तो ये भी नहीं है। आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट अंडर 4 इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 2 लिखेंगे और एक 2 को बाहर करेंगे। लेकिन मैं इसी रूट अंडर 4 को मैं कहता हूं कि मेरा मन है मैं -2 इंटू -2 लिखूं और एक -2 को बराबर करूं, तो बताइए कहां पर गलत हूं मैं गलत हूं। मैं गलत हूं कि -2 छोटा नंबर है, कितने से? 0 से, और जब 0 से छोटा नंबर है तो x इक्वल टू यहां पर अगर -2 डालेंगे तो यहां पर जो डालेंगे माइनस ऑफ -2, और ये भी रिजल्ट कितना आएगा। इसीलिए आपको रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स माइनस एक्स या प्लस माइनस एक्स कभी भी नहीं लिखना है। रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर को आपको क्या लिखना है? रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर को आपको लिखना है क्या? मॉड एक्स। इसको छोड़ दूं कि रहने दूं? छोड़ दूं, ये रफ वर्क है, बस ऐसे ही देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक ना? जो जरूरत लगे आप इसमें से करिएगा। तो रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड एक्स लिखेंगे। अभी मैं तुमको इसका फायदा बताऊंगा। मैं तुमको बताया हूं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा ही कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? कि मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव का सम एक और बड़ा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट ऑलवेज कैसा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन आप यहां पर देखिए कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आर मैक्सिमम को मॉड ए प्लस बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो ए प्लस बी में ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और इसीलिए आप अगर इसको आर मैक्स इक्वल टू डायरेक्ट ए प्लस बी लिख लेते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप जवाब दीजिएगा कि अगर ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स 5 न्यूटन और एक फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है? 15 न्यूटन। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट दोनों को ऐड करने से मिल जाता है मैक्सिमम फोर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि भाई साहब जरा सा बताओ कि ये रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, मैं आपसे पूछूं क्या कि ये रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम वाले में तुम देखना कि अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए? फॉर मिनिमम रिजल्टेंट के लिए। फॉर मिनिमम रिजल्टेंट के लिए, तो मिनिमम रिजल्टेंट के लिए जो है सो ये बातें बदलेगी। मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब एक फोर्स लगे इस डायरेक्शन में और दूसरा लगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल अब की बार कितना? 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जब 180 डिग्री है भाई, तो अब जब हम लोग आर मिनिमम का बात करेंगे तो आर मिनिमम कितना लिखेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और अब की बार थीटा का वैल्यू है कितना? ध्यान रखिएगा कि कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है? अब तो भैया 11th पास कर गए हो, अब तो ये याद होगा, है ना, कि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। जरा सा इसमें वैल्यू डालिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180 की जगह कितना? -1, और ये जो फाइनली हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना? 2ab, और आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर यहां पर स्क्वायर से रूट को उड़ाएंगे और आर मिनिमम इक्वल टू हम ए माइनस बी लिख देंगे तो ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा ब्लंडर मिस्टेक? तो मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये ए है 5 न्यूटन और ये बी है 15 न्यूटन। तो यहां अगर 5 माइनस 15 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं हो सकता है। इसीलिए ये ब्लंडर मिस्टेक से हम लोगों को क्या करना है, इस ब्लंडर मिस्टेक से हम लोगों को बचना है। और यहां पर जो है सो हम लोगों को जो लिखना है वो लिखना है क्या, कि जो आर मिनिमम का वैल्यू होगा, जो आर मिनिमम का वैल्यू होगा ये मॉड ए माइनस बी। अब इस मॉड का काम क्या है, कि इस मॉड का काम क्या है कि आंसर अगर नेगेटिव भी आए तो इसको ये क्या करेगा, पॉजिटिव करके तब बाहर करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैक्सिमम रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट की कहानी आई कि नहीं समझ में? तो आपको ये बात बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना अपने मैथमेटिक्स के अंदर में भी। अगर कहीं पर मैथ पढ़ते होंगे तो उस टीचर से आप पूछेंगे तो आपको ये चीजें आपको डिटेल में बताएगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स होगा कब, अगर एक्स 0 से बड़ा है तब, और ये माइनस एक्स होगा कब, इफ एक्स लेस देन 0 है तब। और देखिए इसमें 0 मिस हो रहा है तो आप कहीं भी एक जगह पर इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं ताकि 0 भी इंक्लूड हो जाए। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको इससे भी डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा चीज और देख लीजिए इसमें मॉड के कॉन्सेप्ट में, कि अगर हम लोग बात करें ग्राफ का मॉड एक्स का, तो ये मान लो कि ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम प्लॉट करना चाहते हैं। इस कोऑर्डिनेट में हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो आप लोग पढ़े होइएगा क्या कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दूसरा कलर में लेते हैं, कि y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और ये यहां से कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा, 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन y इक्वल टू एक्स हमको लेना कब है, जब x 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। तो इससे इधर तो x 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हो गया तो ये वाला पोर्शन हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक दूसरा ग्राफ देखिए आप, कि अगर एक दूसरे ग्राफ का हम लोग बात करें y इक्वल टू माइनस एक्स का, तो अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का बात करेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा आपका, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसका ठीक रिवर्स। और इसमें जो ये एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा कितने का, 135 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये अगर अपना y इक्वल टू एक्स है और ये अगर y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स कब लेना है, जब x 0 से छोटा हो। यहां पर 0 भी हमको नहीं लेना है, 0 भी खाली रहेगा, और 0 से छोटा वाला पोर्शन इधर का है तो इधर वाला ग्राफ रहेगा, 0 से बड़ा वाला पोर्शन ये वाला है तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा। अब अगर हमको मॉड एक्स का ग्राफ चाहिए तो इस दोनों को पकड़ेंगे और असेंबल कर देंगे। तो जब असेंबल करेंगे तो तुम ध्यान देना कि इसको अगर हम असेंबल करें, अगर हम इसको असेंबल करें तो ये खाली जो है वो केवल एक पॉइंट है, इसको उठा के अगर हम इस पर असेंबल करेंगे तो देखिए कि ये पॉइंट वाला खाली जगह भी भर जाएगा ओरिजिन पे, और वी शेप का एक ग्राफ बनेगा आपका। तो इस दोनों को जब हम लोग असेंबल कर देंगे तो असेंबल करने के बाद जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा मिलेगा, वो ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरह का। और इस ग्राफ में अगर हम इसको बोलेंगे कि ये वाला है आपका एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस, तो अगर मॉड एक्स का आप ग्राफ देखेंगे तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको जो मिलेगा, मॉड एक्स का ग्राफ जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। मॉड एक्स का जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, ये होगा 0, और इस पूरे ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये है क्या, y इक्वल टू मॉड एक्स। आप इस पूरे ग्राफ को देखिए हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ऑलवेज कैसा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी में कई बार हमको थोड़ा सा इनइक्वालिटी सीखना पड़ जाता है। इनइक्वालिटी जिसका हम लोग फिजिक्स में भी यूज करते हैं। तो इनइक्वालिटी में मान लो कि अगर हमको कोई सा लाइन ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2 का, तो y इक्वल टू 2 का लाइन हम लोग कैसा ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर y इक्वल टू 2 का लाइन मान लो ये है, अगर ये लाइन मान लो कि ये y इक्वल टू 2 है, तो ये कहां पर कटेगा, -2 पे, और ये कहां पर कटेगा, 2 पे। तो अब नंबर नहीं लेते हैं, कांस्टेंट के जगह पर हम लोग कोई सा भी वैल्यू रख देते हैं, जिस वैल्यू का नाम y इक्वल टू मान लेते हैं कितना, k। तो ये जो कटेगा ये कहां पर कटेगा, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो होगा -k और ये जो होगा कौन सा, +k वाला पोर्शन होगा। तो ये -k से लेकर के k तक। तो अगर
कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले क्या कि मॉड x इक्वल टू के है। मॉड x इक्वल टू कितना है के, तो मॉड x इक्वल टू के है, तो मॉड x इक्वल टू के कहां कहां पर हो रहा है, एक तो माइनस के पर और दूसरा कहां पर, इसका मतलब कि यहां पर जो x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, प्लस के और कितना, माइनस के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात कि अगर कोई आदमी कहे कि मॉड x लेस देन के है, मतलब मॉड x का वैल्यू k से छोटा कहां से कहां तक है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू k से छोटा ये वाला पोर्शन में है, k से छोटा मतलब इस k से नीचे, तो k से छोटा वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस k से k के बीच में। माइनस k से k के बीच में हम जब भी हैं तो ये y इक्वल टू k से नीचे ग्राफ है, मतलब छोटा वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आपसे कोई आदमी पूछे कि मॉड x लेस देन k है, तो इसका मतलब सीधे समझना है कि जो x का वैल्यू है वो k और माइनस k के बीच में। और अगर कहीं पर आपसे पूछ दे कोई कि मॉड x ग्रेटर देन k है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन के वाला पोर्शन अगर हम लोग देखेंगे, तो ग्रेटर देन के वाला अगर पोर्शन आप देखेंगे, तो ग्रेटर देन के वाला पोर्शन आपको कहां मिलेगा, ये देखिएगा जरा सा ध्यान से कि ग्रेटर देन के, देखिए के से बड़ा एक तो इधर है और के से बड़ा दूसरा इधर होने का मतलब माइनस के से छोटा, और इधर होने का मतलब के से बड़ा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे किसका, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे कि मॉड x ग्रेटर देन के है, इसका मतलब जो है सो x लेस देन माइनस के या फिर x ग्रेटर देन किसके, के। तो ये तीन इनइक्वालिटी आपको मॉड्यूलस का याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पे हम लोगों ने बात कर लिया है। अब देखो जरा सा कि अगर हम लोग डायरेक्शन पे बात करें, 5 मिनट और टाइम देंगे हो जाएगा काम, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है। अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो ये बताओ कि वेक्टर ए गिवन है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होगा कि नहीं होगा, पता होगा। और अगर हम मान लें कि ये रिजल्टेंट जो है एक्स से या ए से अल्फा एंगल बना रही है, तो अगर ए का रिजल्टेंट हमको डायरेक्शन पता है तो ए से अल्फा एंगल आगे आर है, तो आर का भी डायरेक्शन पता चल जाएगा अगर अल्फा का वैल्यू पता चल जाए तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहां पर, अब हम लोग बात करने वाले हैं कहां, तो फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एक सेकेंड टाइम दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अगर बात करें फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए अगर बात करेंगे, तो रिजल्टेंट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो मान लेंगे क्या कि लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए। मान लिए क्या कि जो आपका रिजल्टेंट आर है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। अब इस पूरे ट्रायंगल ओ एम क्यू में देखो, अगर इस पूरे ट्रायंगल ओ एम क्यू में बात करें हम लोग, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू में, और इस ओ एम क्यू में हम लोग बात करें किसका, tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखिए कि परपेंडिकुलर है कितना, QM, और बेस है कितना, OM। कितना लिखेंगे, QM अपॉन OM लिखेंगे, और ये जो QM अपॉन OM होगा इसमें आप फिर से क्या करिए कि इस tan अल्फा इक्वल टू QM अपॉन इस OM को फिर से दो पार्ट में हम लोग तोड़ देते हैं। इस OM को फिर से हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, कौन सा में, OP में और PM में। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, OP प्लस PM के बराबर में, और जब OP प्लस PM के बराबर में लिख देंगे भाई, तो फाइनली जो tan अल्फा मिलेगा वो देखो QM, तो QM किसके बराबर में है भाई, QM को देखना है Q से लेकर के M तक, और QM का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है B साइन थीटा, तो इस B साइन थीटा लिखेंगे किसके जगह पर, QM के जगह पर। और नीचे देखिए आप ध्यान से कि जो आपका OP है, ये OP किसके बराबर में है, तो OP जो है वो किसके बराबर में, A के बराबर में, तो OP के जगह पर कितना रखेंगे, A प्लस PM जो है, इस PM को जरा सा ध्यान से देखिए कि जो PM है आपका वो किसके बराबर में है, B कॉस थीटा के बराबर में, तो इसके जगह पर हम लोग B कॉस थीटा रख देंगे। तो आप बताइए मुझे कि हमको A पता है, B पता है और थीटा पता है,
तो अल्फा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अल्फा निकल के आ जाएगा। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर हम इसी में थोड़ा सा और मजा इसका ले लें, थोड़ा सा और मजा में क्या ले लें, तो हम मान लेते हैं क्या कि लेट द रिजल्टेंट मेक्स एंगल बीटा विथ वेक्टर बी। वेक्टर बी के साथ जो है सो ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। आप देखिए कि ये वाला है रिजल्टेंट और ये वाला है वेक्टर बी, दोनों का यहां हेड से हेड मिला हुआ है, दोनों के बीच का जो छोटा एंगल है वो ये वाला एंगल है, तो इस एंगल को मैंने कितना मान लिया? बीटा मान लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा देखो कि इस ट्रायंगल में ओ पी क्यू में अल्फा और बीटा इंटीरियर एंगल है और ये थीटा जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। और 7th क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा? थीटा के बराबर में हो जाएगा। और जब अल्फा प्लस बीटा थीटा के बराबर में हो जाएगा मेरे भाई, तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा वो थीटा के बराबर में हो जाएगा। और ये हम लोग कहां से लिखे हैं? तो ये हम लोग लिखे हैं क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब जरा सा आप बताइए कि हमको थीटा पहले से पता था, अल्फा यहां से पता चल गया, तो बीटा निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा? मतलब वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी पता चल गया, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी पता चल गया। इस प्रकार से आज जो हम लोगों ने सीखा है वो सीखा है क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आपको स्टेटमेंट बताया गया, स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करना है ये चीजें बताई गई, कैसे पहचानना है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ एजम्पशन लिया, उसके बेसिस पे डायग्राम बनाया और यहां से कैलकुलेशन में कुछ नहीं, याद रखना सीधे छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। जब रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा तो अब ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहीं से मैंने आपको कुछ मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट सिखाया कि हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, मॉड में लिखना है। प्लस वाले में तो डायरेक्ट लिखने से काम चल जाता है, लेकिन माइनस वाले में डायरेक्ट लिखने से काम फंस जाता है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको मॉड का ग्राफ वगैरह भी दिखाया, इसके बेसिस पर मैंने आपको कुछ इनइक्वालिटीज दिखाए मॉड के, और मॉड के इनइक्वालिटीज के बाद हम लोग डायरेक्शन का बात किए। तो अगर ए का डायरेक्शन पता है तो अल्फा मिल जाएगा, तो आर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर बी का डायरेक्शन पता है, बीटा पता चल जाएगा, तो आर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। इतना रिजल्ट क्लियर करने के बाद हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यहाँ करते हैं खत्म। अगले दिन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे देता हूँ क्या कि पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। मैं बहुत ही शॉर्टकट में कल पैरेलोग्राम लॉ क्लियर कराऊंगा, क्योंकि एकदम सेम टू सेम कैलकुलेशन है, कुछ भी बदलता नहीं है, बस खाली स्टेटमेंट बदलता है। तो वहाँ स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर उसके बाद पॉलीगॉन लॉ कल ही खत्म करेंगे और कल ही इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करके वेक्टर एडिशन की कहानी को समाप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले दिन से इसी वेक्टर में थोड़ा सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ आनंद लिया जाए, और फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के वेक्टर के कहानी को अगले 3 दिन में कोशिश करेंगे कि खत्म कर लें, 4 दिन में हार्डली खत्म कर लें। बात समझ में आ रहा है? काफी आज के लिए इतना पढ़ के आइएगा।